हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और पिछले 5 सालों से लगातार इस काम में लगे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़कर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आज अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम लोग लखनऊ में हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में जेई की तैयारी कराते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, यूपीपीसीएल जेई हो। किसी भी स्टेट का जो जेई का एग्जामिनेशन है वो हम डील करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक कोर्स और भी है जिसको आप TG2 के नाम से देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोर्स है और जो बच्चे आईटीआई कर कर निकलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन की पद निकलते हैं, बहुत सारे बम्पर वैकेंसी आती है। इस समय भी यूपी में यूपीपीसीएल की और यूपीआर वीएनएल की वैकेंसी ओपन है। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस TG2 कोर्स का हमारे पास ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है। आपको अगर किसी को करना हो तो आप सेंटर पे आएँ या हमें दिए गए नंबर्स पे, जो नंबर ऊपर दिए गए हैं, उस पर कॉल करें। कभी आप भी लखनऊ आइए, देखिए लखनऊ में एक अच्छा सा एरिया है आलमबाग एरिया। वहाँ पे एक बहुत फेमस सा मॉल है, फिनिक्स मॉल। उसी के बगल में हमारा सेंटर है। आप आएंगे, हमसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। अच्छा, उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन में भी कुछ काम कर रहे हैं। ये हमारे ऐप का लोगो है। आप प्ले स्टोर पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल लेक्चर लेक्चर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और TG2 के भी मिलेंगे। साथ में एसएससी जेई में जितना कुछ रीजनिंग जीके जीएस आता है वो सारे लेक्चर्स वहाँ मिलेंगे। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स भी हैं, बहुत कम कीमत पे हैं। आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी हैं, उसको आप देखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस दो मोड में हम लोग चल रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। कोशिश है कि बहुत जल्दी ही एसएससी जेई का भी हम लोग ऑनलाइन बैच लॉन्च करें। लेकिन ऑनलाइन बैच लॉन्च करने के पीछे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए अभी थोड़ा डिले है। लेकिन नॉन टेक बैच हमारा जीके जीएस और रीजनिंग का, जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में एसएससी जेई में, उसके लिए एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन है। इसको आप देखिए और डाउनलोड करिए। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इस समय हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के बेल्ट ड्राइव को डील कर रहे हैं। 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने की कगार पे है और कुछ चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज आइए हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। बच्चों, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बेल्ट ड्राइव में जितना कुछ पढ़ा उसमें हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिए थे। जैसे पहला एजम्पशन यही लिया था कि जो बेल्ट है वो उसका मास 0 लेके चल रहे थे। शुरुआत में लेक्चर 4 या 5 तक लेके चले कि जो बेल्ट का मास है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे कि जिससे स्टडी करना थोड़ा आसान रहे, है ना। लेकिन पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने इस बेल्ट के मास को कंसीडर किया तो क्या पाया कि जब बेल्ट का मास कंसीडर कर लिया जाता है, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं तो बेल्ट में एक एक्स्ट्रा तनाव, एक्स्ट्रा टेंशन आ जाती है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के नाम से जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में निकाला था, इसको हम लोगों ने TC कहा था और इस वैल्यू को लास्ट लेक्चर में निकाला था। क्या आया था, आप पिछला लेक्चर देखिए, है ना। उसमें हम लोगों ने इसको प्रूफ किया हुआ है। ये टेंशन हमारी बढ़ गई थी, जिससे जो बेल्ट की टाइट साइड थी, बेल्ट की स्लैक साइड थी, दोनों साइड में यही टेंशन ऐड हो गई थी। मीन्स T1 प्लस TC हो गया था और T2 प्लस TC हो गया था। ये वैल्यू क्या थी इसके लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप इसको जाइए और पिछले लेक्चर में देखिए, ठीक है ना। चलिए, एक कंसीडर हमने, एक एजम्पशन इसमें हमने और किया था। क्या किया था कि हमने माना था कि बेल्ट की जो थिकनेस है वो 0 है, नेग्लेक्ट कर रहे थे। मीन्स एक और एजम्पशन लिया था कि बेल्ट की जो थिकनेस है, भाई बेल्ट होगा तो कुछ तो मोटा होगा ही, लेकिन उसकी थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बेल्ट के एक छोटे से बेल्ट का टुकड़ा लें, तो टुकड़ा अगर लेंगे तो कुछ आपको वो बेल्ट का टुकड़ा ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बेल्ट को ऐसे क्रॉस सेक्शन लेके देखूं तो इस टाइप से बेल्ट आपको दिखाई पड़ेगी, जहां आप कह सकते हैं
कि ये बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, सामने इधर से देखेंगे तो बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये बेल्ट की लेंथ है, बहुत लंबी बेल्ट थी, उसी बेल्ट में से एक टुकड़ा काटा है, ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है, इसको हम W से लिखेंगे, और ये इसकी थिकनेस है, इसकी बेल्ट की थिकनेस को लेंगे। तो सवाल यही है कि अगर हम अभी तक जब कर रहे थे तो बेल्ट की थिकनेस को नेगलेक्ट कर रहे थे, इसलिए एक धागे के तौर पे, एक स्ट्रिंग के तौर पे, एक लाइन के तौर पे हम बेल्ट को देख रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये बेल्ट की थिकनेस भी ठीक ठाक सी होती है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अब हम इसी को कॉन्सिडर कर रहे हैं। अब हमें पता ये करना है कि अगर इसको कॉन्सिडर किया जाए तो बेल्ट की ड्राइव जो मैकेनिज्म है वहां पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है कि इफेक्ट ऑफ बेल्ट थिकनेस ऑन वेलोसिटी रेशियो। तो बेल्ट की थिकनेस का इफेक्ट बहुत और कहीं नहीं पड़ने वाला है, जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है, जो हम लोगों ने लेक्चर 3rd या 4th में ड्राइव किया था, उसी पर इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो जरा देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। ये पिछले लेक्चर का स्नैपशॉट है ना। और यहाँ हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कुछ आई थी, क्या वैल्यू आई थी देखिए, यहाँ वेलोसिटी रेशियो हम लोगों ने निकाला था और इसकी वैल्यू आई थी n2 डिवाइड बाई n1 d1 डिवाइड बाई d2, है ना। मतलब जो आरपीएम है वो डायमीटर का रेसिप्रोकल है, अगर अब स्पीड को हम घटाना चाहते हैं तो ड्रिवन पुली का डायमीटर बढ़ा देते हैं, है ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था। अब जरा ये देखना है कि इस फॉर्मूले में अगर थिकनेस भी जुड़ जाए, ये थिकनेस को भी लिया जाए, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन आता है, इसी को देखना है। आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, ठीक है। क्या है, मैं पहले से कुछ बना के रखा हूँ, देखिए एक ठीक ठाक तरीके से बेल्ट को बना के रखा है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ये है ना। बहुत आराम से देखते हैं, कुछ जल्दीबाजी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि एक ये ड्राइवर पुली है, ये हमारी कौन सी पुली है, इसको कह रहे हैं ड्राइवर पुली, और इसको कह रहे हैं ड्रिवन पुली, ठीक है। सारी बातें वही पुरानी बातें फिर से एक बार दोहराना ठीक रहेगा। जैसे मैं एक दोहराना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये पुली ऐसे रोटेट करेगी, है ना, कितने स्पीड से, अगर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, आप आरपीएम में कर सकते हैं, आप रेडियन पर सेकंड में कर सकते हैं। तो ये अगर n1 आरपीएम से घूम रही है ना, तो जाहिर सी बात है ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इसका आरपीएम कुछ n2 होगा, ज़्यादा है कम है ये मैटर नहीं है। अगर इसका डायमीटर छोटा है तो इसके आरपीएम से ये ज़्यादा होगा, अगर डायमीटर बड़ा है तो वेलोसिटी रेशियो के हिसाब से जाहिर सी बात है कि इसका n2 जो है कम हो जाएगा। खैर अभी मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि जो हम बेल्ट यूज कर रहे थे, जरा पिछले डायग्राम कोई भी देखेंगे तो हम बेल्ट को सिर्फ एक लाइन से दिखा रहे थे, ये जो ऊपर से एक लाइन दिखाई गई है ये इसकी हम बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बेल्ट की थिकनेस को माना ही नहीं था। अब क्या कर रहे हैं कि हम बेल्ट की थिकनेस को कॉन्सिडर कर रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो बीच का गैप है, दिस इज द थिकनेस ऑफ बेल्ट, ठीक है। इस बेल्ट को अगर हम ले रहे हैं तब देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए, जब ये हमारी ड्राइवर पुली, ड्रिवन पुली रोटेट करेगी तो जाहिर सी बात है जो बेल्ट में वेलोसिटी होगी, बेल्ट में वेलोसिटी, बेल्ट की वेलोसिटी उस साइड में जिसको स्लैक साइड कह रहे हैं, इसमें इस तरफ होगी, ये बेल्ट की वेलोसिटी होगी, और इसमें इस तरफ होगी, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट v, और ये भी क्या होगा v। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि बेल्ट के अलग अलग हिस्से अलग अलग वेलोसिटी से घूम रहे हो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। थोड़ा ऊपर कट रहा है, रुकिए जरा कुछ ठीक करते हैं इसको, आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बेल्ट की किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी को देखा जाए, लीनियर वेलोसिटी को देखा जाए, तो वो v ही मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब जरा आते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है तो उसके सरफेस पे उसके लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखा है वेलोसिटी इक्वल टू पाई डी एन, ठीक है ना। मतलब ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई मास है एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से या एन से, और उसके सरफेस पे अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी देखी जाए तो टेंजेंशियल होगी, और उस टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी का जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो पाई डी एन होगा, ठीक है ना।
अब जरा थिकनेस होने से फर्क क्या पड़ा। अब सवाल ये आता है कि जो पिछले स्लाइड में देखिए, ये जो हम लोगों ने डायमीटर लिया हुआ है, ये जो हम लोगों ने डायमीटर लिया हुआ है, ये डायमीटर क्या था कि जब हमने इसको एज ए लाइन माना था। अब ये डायमीटर क्या लिया जाए, इस पे एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ये डायमीटर क्या लिया जाए, इस पे एक क्वेश्चन मार्क हो गया। क्यों क्वेश्चन मार्क हो गया, देखिए जरा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डायमीटर, बेल्ट की थिकनेस टी है, इसका डायमीटर D1 है, तो अगर हम बेल्ट का इनर साइड लेंगे तब तो कहेंगे कि डायमीटर D1 ही है। लेकिन बेल्ट का अगर आउटर साइड देखा जाए तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ऊपर थिकनेस जुड़ जाएगी, नीचे थिकनेस जुड़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि बेल्ट का डायमीटर तो एक और भी हो सकता है, इस पुली का डायमीटर एक और हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, D1 प्लस टी और प्लस टी। तो अब ये कंफ्यूजन है क्या लिया जाए, है ना। तो ऐसे केस में जो हम लोग इफेक्टिव डायमीटर कंसीडर करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पुली, है ना, वो कंसीडर करेंगे मीन डायमीटर। मीन डायमीटर मतलब क्या हुआ कि अगर हम बेल्ट के बीचों बीच से एक एज्यूम करें कि एक लाइन जा रही है, मतलब टी है तो टी के सेंटर से हाफ, T/2 ऊपर T/2 नीचे, अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ करूं, ठीक, तो इस वाइट लाइन को आप बोल रहे हैं इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पुली। कहां पे, अभी तक क्या था, दिस इज द डायमीटर ऑफ पुली, यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो डायमीटर ऑफ पुली, ये तो एक्चुअल डायमीटर ऑफ पुली है। लेकिन जो सिस्टम में इफेक्टिव जो काम कर रहा है वो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये व्हाइट लाइन। तो अब अगर कोई कहे कि व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पुली, तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि देयर फोर इफेक्टिव डायमीटर, यहां तो डायमीटर लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं व्हाट इज इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डाया, तो आप क्या लिखेंगे, D1 तो रहा नहीं, D1 तो एक्चुअल था, तो D1 में थोड़ा थोड़ा सा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, ये डायमीटर हुआ D1, ऊपर ऐड हुआ कितना, T का हाफ, T/2, नीचे कितना ऐड हुआ, T/2। तो इस D1 में हम लोग दो टर्म अगर और ऐड कर दें, ऊपर या ऐड कर दें इसमें T/2, ठीक है, और नीचे भी ऐड कर दें T/2। कहने का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस T/2 और ये डिस्टेंस T/2, और बीच का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, वो तो क्लियर है D है। तो अब हमारे पास जो इफेक्टिव डायमीटर हुआ वो क्या हुआ, इफेक्टिव डायमीटर दिस वन, ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव डायमीटर है। सिमिलरली अगर यहाँ बात किया जाए ड्रिवन पुली पे, तो इसका डायमीटर भी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट इज ऊपर का यहाँ से लेकर यहाँ तक T/2 और नीचे का यहाँ से यहाँ तक T/2, तो आप कह सकते हैं T/2 प्लस T/2, ठीक है ना। ये हमारा इफेक्टिव डायमीटर हो गया, ठीक है। अब जरा देखें कि बस कुछ नहीं करना है, जो हम लोग पहले प्रूफ किए थे उसी में जहां पे हम लोगों ने D1 लिया था वहां पे अब इफेक्टिव डायमीटर लेना होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है आप पिछला वीडियो ना देखे हो, तो एक बार हम लोग इसको फिर से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे किसी पॉइंट पे लेते हैं, मान लेते हैं आसान लगता है इस पॉइंट पे लेना। अब जो स्टडी करेंगे हम इफेक्टिव डायमीटर पे करेंगे। इस पॉइंट पर बेल्ट की वेलोसिटी किधर होगी और कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि टेंजेंशियल होगी, ऐसे करके ये टेंजेंशियल होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ये वही v है जो ये v है जो ये v है ना। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो बेल्ट की वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, टेंजेंशियल होगी, ये भी क्या होगा, v होगा। तो हम वेलोसिटी को ड्राइवर पुली से भी देख सकते हैं और ड्रिवन पुली से भी देख सकते हैं। मींस क्या है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बेल्ट देखें, मींस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है, v, v को देख देख सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, पाई D(n). अब d क्या लिया जाएगा यहाँ पे, इफेक्टिव डायमीटर। अभी तक क्या लेते थे, D1 या D2, अब क्या लेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव डाया, ठीक है। तो पाई अगर इसके साथ देखा जाए, इस वेलोसिटी को ड्राइवर पुली से निकाला जाए, तो आप क्या लिखेंगे, पाई इंटू जहां डायमीटर है वहां क्या लिखेंगे, D1 प्लस T/2, T/2 क्या हो गया, T, ये हो गया D1 प्लस टी, D1 प्लस टी। ये तो हमने निकाला वेलोसिटी इससे, इसी वेलोसिटी को यहां से निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी है ना। और अच्छा आरपीएम छूट गया n, तो जहां पे n है वहां क्या लिखेंगे, इंटू N1, ठीक है। इसी को यहां से भी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, पाई D2
प्लस टी इंटू N2 इंटू N2। बात समझ में आ गई? लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट को हमने दो तरीके से निकाला, ड्राइवर पुली के माध्यम से और ड्रिवन पुली के माध्यम से, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी ऑफ बेल्ट हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट तो कहीं से निकाला जाए वो तो सेम ही होगी ना, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं कि अलग हो सकती है। ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होगा तो हम कह सकते हैं यहां हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। बस अब कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो दिख क्या रहा है कि पाई से पाई कट जाएगा और बचेगा क्या? हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है। हम लोग बचेगा क्या यहाँ से? N2 डिवाइड बाई N1 ये निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और कुछ नहीं। ये निकालना चाह रहे हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा? सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें D1 प्लस टी डिवाइड बाई D2 प्लस टी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द velocity ratio if we are considering the thickness of the belt, if we are considering the thickness of the belt। ठीक है, अगर बेल्ट की थिकनेस को लिया जाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर बेल्ट की थिकनेस को आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो टी को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ही टी को नेग्लेक्ट करेंगे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इट मीन्स ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए। तो थिकनेस को कंसीडर करने से ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप कि आपको बहुत छोटा सा वीडियो आज का है, समझ में आया होगा। अच्छा, अब अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं है खाली इसी को नेग्लेक्ट किया है, अब एक चीज़ हमने और नेग्लेक्ट किया है, बात कर लेते हैं क्या किया भाई नेग्लेक्ट, क्या क्या छोड़ते चले आ रहे हैं। देखो भाई, बेल्ट की मास छोड़ दिया था, उसको लेके देख लिया। बेल्ट की थिकनेस छोड़ दिया था, उसको लेके देख लिया। अभी हम ये भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि बेल्ट और पुली के बीच में स्लिप हो सकता है ना? बेल्ट और पुली के बीच में स्लिप हो सकता है। मीन्स हमने एक चीज और अभी छोड़ा हुआ है जिसको लेना पड़ेगा। वो क्या छोड़ा हुआ है? स्लिप। कहाँ पे? स्लिप बिटवीन, किसमें? बेल्ट एंड पुली। ठीक है, बेल्ट एंड पुली। और जब पुली की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं केवल एक ही पुली, ये दोनों पुली पे पॉसिबल है। ये ड्राइवर पे भी पॉसिबल है और ड्रिवन पर भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ये दोनों पे पॉसिबल है। ये हम लोग छोड़ के चल रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और पहले तो हम लोग समझेंगे स्लिप क्या चीज़ है, स्लिप का मतलब क्या है। जैसे आप कहते हैं ना कि रोड पे जा रहे थे, कीचड़ था, स्लिप हो गए। इस स्लिप का मतलब समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बेल्ट और पुली के बीच में स्लिप क्या होता है, कैसे होता है। फिर समझेंगे उसी स्लिप का इस वेलोसिटी रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो फॉर्मूला है, क्या ये कुछ स्लिप की वजह से और बदल जाएगा? स्लिप का मतलब क्या हुआ कि पुली घूम गई, बेल्ट नहीं घूमा, इसी को कहते हैं स्लिप। तो क्या इसकी वजह से वेलोसिटी रेशियो पे कुछ और फर्क पड़ेगा? ये हमें देखना है ना? अभी हमारी सारी कंडीशन क्या है? नो स्लिप कंडीशन। अभी हमने क्या माना हुआ है? नो स्लिप कंडीशन। लेकिन इससे भी बाहर निकलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि स्लिप कंडीशन क्या होती है, उसका वेलोसिटी रेशियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो छोटा है लेकिन काम का होगा, अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा हो, ठीक लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। अच्छी चीज़ें सब तक पहुंचनी चाहिए। और लाइक शेयर कर देते हैं तो हम देखते हैं तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे और अच्छा काम करने का मन करता है। ठीक है, बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।